अब तक हमें यह लगा था कि सेंगन एंड मारियान अकेले हो चुके हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। फिर किसी शहर में यह लड़की उठती है, उठने के साथ ही ये हर एक चीज को ही गुड मॉर्निंग कहने लगती है, यहाँ तक कि सन को भी। इस हाइपर एक्टिव गर्ल का नाम मैरियान डा होता है, जो कि अपने माँ एंड डैडी को काफी परेशान कर चुकी है। ये लड़की कुछ ज्यादा ही एक्सट्रोवर्ट है, बिल्कुल मुझसे अपोजिट। इसके वजह से इसके परिवार भी काफी परेशान होते रहते हैं, मगर उसे खुश करने के लिए वो झूठ भी बोलते हैं। माँ बाप की झूठी तारीफें सुनकर मैरियान खुश हो जाती है। वो उन्हें गले से लगाती है, लगभग मार ही डालती है, मगर मारते नहीं है क्योंकि अब उसे अपने ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाना है। मारियाना के माँ बाप ये समझाते हैं कि उसे नहीं मिलने जाना चाहिए अपने ग्रैंड मदर से, क्योंकि उनका एक लेग ब्रोक हो चुका है। मगर इससे मारियाना को और ज्यादा चिंता होने लगती है, इसलिए वो यहाँ से दौड़कर चली जाती है। मारियाना का खौफ इतना ज्यादा होता है कि उसके पड़ोसी भी उसे देखकर छुप जाते हैं। और इसी शहर में ही हमारे हीरोज आ चुके हैं, जहाँ पर कौन खुश है क्योंकि उसने एरिक के सभी टीममेट्स को ही बेवकूफ बना दिया। वो ये भी बताता है कि वो कैसे उस वार से बचा था, ये सभी ही उसी आईने की वजह से हुआ है। अब कौन बहुत खुश है, ये भी जानते हैं कि एक हफ्ते के बाद ये पहुंचेंगे अपने कैपिटल में, मगर अभी इनके पास टाइम है, तो ये क्या करे ये इन्हें नहीं समझ आ रहा है। तभी कौन फील करता है कि उसका पेट दर्द कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है ये किसी को भी नहीं पता है, ना ही कौन को। और मैरियाना अपने ग्रैंडमा के घर पे चली आई है, वो उन्हें खाना खिलाती है कुछ इस तरीके से। मैरियाना झाड़ू देकर घर को साफ करने लगती है, तो उनकी ग्रैंड मदर पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो अपने स्टिक से ही उन्हें मार देती है, इससे ग्रैंड मदर हो जाती है बेहोश। मगर मैरियाना को लगता है कि ये सो रही है, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो निकल जाती है। कौन जो कि अपने सभी साथियों के साथ आगे बढ़ रहा है, वो टकराता है मैरियाना से, मगर मैरियाना ब्लश करती है। कौन के सभी टीममेट्स ही मैरियाना को सॉरी बोल के निकल जाते हैं, कौन भी। मगर मैरियाना अपने ख्यालों में खोई हुई है, उसे कौन अपना शहजादा लगता है। मगर ये याद आने पे कि उसके पास एक लड़की है, मैरियाना का दिल टूट जाता है। मगर वो ये फैसला करती है कि वो किसी भी हाल में कौन को पाएगी। एंड कौन घर से निकल जाता है डॉक्टर को मिलने के लिए, और उसे गले लगाने के लिए मैरियाना आगे बढ़ती है, एक घोड़े को गिराते हुए। वो अपने ख्याली पुलाव में ही ये सोच लेती है कि उसने कौन को जाने से रोका है, उसे डांटते हुए, अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हुए। रियल में वो उसे बचाएगी, क्योंकि उसे प्यार हो चुका है कौन से। कौन जो कि गेट के बाहर है, उसे अंदर जाने से मैरियाना रोकती है। अब मैरियाना जो कि कौन को रोकने के लिए आई थी, उसे समझाने के लिए आई थी, वो उसे पीटने लगती है, क्योंकि उसकी आंखें बंद है। उसे लग रहा है कि वो उसे बचा रही है। कौन को पीटने के बाद मैरियाना खुद रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। घर पे सभी को ये पता चल चुका है कि कौन की पिटाई हुई है, वो भी एक लड़की से। सभी को लगता है कि कौन की हरकतों की वजह से उसे मार पड़ी है, मगर ऐसा नहीं होता है। समझाने की कोशिश कौन करता है, उसकी बातों को कोई नहीं मानता है, बट उसे डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए उसके साथ इस बार चलेगी मारियान। एंड वो निकलती है, उसे बाय बाय कहते हैं ये दोनों, तो इन दोनों के साथ ही मारियान को भी मारियाना अपनी दुश्मन मान चुकी है। उसे लगता है कि कौन ने उसका इस्तेमाल करके छोड़ दिया, इसी वजह से वो अब कौन को नहीं छोड़ेगी। वो उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, और वो अटैक एक स्वॉर्ड से करती है। कौन को कुछ भी नहीं पता है, एंड स्वॉर्ड की वजह से ही मारियाना गिरने लगती है, तो उसे कौन बचाता है। इन दोनों को ऐसा देख के मारियाना खुश नहीं है, क्योंकि उसके कपड़े को गलती से ही कौन ने फाड़ा है, इसलिए ही मारियाना कौन को पीट के यहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर से इलाज कराने के बाद कौन भी जाए कि उससे पहले उसे पता चलता है कि लड़की की वजह से उसका एक हड्डी तक टूट चुका है। फिर वो अपनी कहानी को सुना के यहाँ से बाहर निकलता है। वो आगे बढ़ जाता है, तो मारियाना उसे देख के ये फील करती है कि उसे जानबूझकर ही कौन ने परेशान किया है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। फिर मारियाना कौन के पास जाती है, वो उसे पीटने लगती है, क्योंकि ये तरीका है उसके प्यार को जाहिर करने का। कौन जो कि अभी मरना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके गेम अभी बहुत लेवल अप कर चुके हैं, उसे अपना गेम खेलना है। मगर मारियाना को लगता है कि कौन लव कन्फेस करेगा। कौन मौका पाकर भाग जाता है यहाँ से, मगर उसे मारियाना पकड़ लेती है। कौन नहीं कन्फेस कर पाता है, इसलिए ही अब ये ड्यूल करेंगे। एंड इस लड़ाई में कौन बहुत मार खाता है। कौन को पता चल चुका है कि वो नहीं जीत सकता है, इसलिए ही वो माफी मांगने लगता है। अंत तक मारियाना माफ कर देती है। फिर हम कौन को देखते हैं, जो कि अपनी मलहम पट्टी करके निकल चुका है, और वो यहाँ से निकलता है, तो मारियाना अब सेंगन पे लाइन मार रही है, उसे वो पसंद है। फिर नए शहर में आने के बाद सेंगन एक बोट को रेंट करने के लिए आया है, मगर उसे ना सुनने का मिलता है, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है, इसीलिए ही रेंट ना करके सेंगन यहाँ पर चला आया है। वो क्या करे, इस बात से वो खुद परेशान है, तो अपना आइसक्रीम गिराकर कौन रो रहा है। और अब प्रिंसेस ईजे को स्वीट्स खाने का मन कर रहा है, इसी वजह से ही वो मिठाइयों की जुगाड़ करेंगे किसी तरह से। कौन इनके साथ नहीं जाना चाहता है, क्योंकि कैपिटल में कौन को नहीं जाना है, उसे अपने रियल वर्ल्ड में जाना है। यहीं से ही वो स्क्रूअल यानी कि पेट निकल जाता है, इसलिए ही कौन भी यहाँ से निकल जाता है, मगर वो इन सभी से 1 घंटे बाद मिलेगा। कौन को टॉयलेट नहीं मिल रहा है, इससे वो परेशान है। वो आगे बढ़ता है एक आदमी को डॉज करके, मगर ये आदमी और को नहीं बल्कि गुत्सव है।
गुत्सव को कुछ भी नहीं समझ आता है क्योंकि उसने पी रखी है। कौन आगे बढ़ रहा है, उसे किसी की आवाज आती है। यानी आवाज और किसी की नहीं बल्कि पेट की होती है जो कि रिपोर्ट सबमिट कर रहा है फ्लोरा को। एंड उसकी आवाज को सुन लेता है कौन। यहाँ तक कि पेट के पास एक स्पेयर पॉकेट भी है। एंड जोर से हिलाने की वजह से पेट को वो उल्टी कर देता है कौन के मुंह पे। यहाँ से ये दोनों गुजर रहे हैं तो कौन यहीं पे ही अपना मुंह धो रहा है। इन्हें लगता तो है कि यही कौन है मगर ये इग्नोर करके चले जाते हैं। और अब कौन पेट से उसकी असलियत बताने के लिए कहता है मगर पेट मना कर देता है, वो भी बात करते हुए। साथ ही इन दोनों में कुछ देर के लिए बहस भी होती है। पेट की असलियत बाहर निकालने के लिए कौन उसे पानी में डुबाता है, उससे हंटर से मारता है क्योंकि ये टॉर्चर टाइम है। साथ ही ये क्या हो रहा है या ना पूछो। अपनी जानकारी वो एक रिडल में देता है। वो बताता है कि वो मर्दों के लिए एक्सेसरीज है। इस रिडल को सॉल्व करता है कौन, जिससे वो खुश हो जाता है। आंसर में फाइनेंस एंड पापा आता है। एंड जवाब में पेट बताता है कि तुमने सही गैस किया क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मगर कौन बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि पेट अलग स्पीसीज का है, उसके फीचर्स अलग हैं एंड कौन के फीचर्स अलग है। पता नहीं क्यों कौन इस जानवर से खुद को कंपेयर कर रहा है। क्या वो सही में मान रहा है कि यही इसका बाप है, क्या पता। कौन उसे मारता है मगर वो नहीं मार सकता है क्योंकि वो उसकी रियल फॉर्म नहीं है, पेट की रियल फॉर्म नहीं है। पेट अपने बारे में और भी चीजें समझाने की कोशिश करता है मगर कौन नहीं समझता है। वो पूछता है कि तुम मेरे बाप कैसे हो सकते हो। तभी पेट कहता है तुम चाहो तो मुझे पापा कह सकते हो। इसी वजह से ही कौन उसे पीटने के लिए तैयार है मगर तभी ही पेट अपनी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि कैसे कौन पैदा हुआ तो वो एंड उसकी बीवी काफी खुश थे। एंड उसकी कहानी में उसने एक पार्टी भी रखी थी मगर पार्टी में गड़बड़ होने की वजह से उसे श्राप मिला एंड वो अब ऐसा है। बस चेंजेस यही है कि उसके सर पे एक क्राउन नहीं है। वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है एंड अब कौन एक प्रिंसेस है जो कि बॉल से खेल रहा है। इसकी बॉल जाती है पॉन्ड में, बचाने के लिए फ्रॉग आता है एंड रात को वो फ्रॉग उसे किस करने के लिए आया है मगर तभी ही कौन बताता है कि ऐसा नहीं होगा, शायद से प्रिंसेस उसे मारेगी एंड तब वो एक हैंडसम प्रिंस बने या फिर किस करके ही वो एक हैंडसम प्रिंस बने। अब इस बात के लिए पेट मना करता है। इसी वजह से इन दोनों में ही बहस होती है। दूसरी तरफ केटी जो कि पढ़ रहा है उसे फील होता है कि ये वही लोग हैं मगर वो नहीं मानता है मगर ये वही लोग होते हैं। ट्रेन के अंदर पेट की सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है कौन मगर पेट उसे ऐसा करने से रोकता है। कौन पेट की सच्चाई समझाने की बहुत कोशिशें करता है मगर कोई भी नहीं मानता है क्योंकि पेट नॉर्मल है, ऐसा सभी मान रहे हैं। कौन हार मान जाता है मगर वो ये बताता है कि ये बहुत क्यूट है, इसके बच्चे भी बहुत क्यूट होंगे तो चलो बच्चे बनाते हैं। मगर पेट को पता है कि उसकी औकात क्या है बाकी फीमेल पेट के सामने। कौन ने फैसला किया है कि बेबी बनेंगे भेड़ से मगर ऐसा नहीं हो सकता है तो बिल्ली से, ये भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है। मगर पेट को बिना बालों वाली चाहिए इसलिए ही कौन ने इसे निकाला है। पेट की फट चुकी है मगर कौन बताता है कि चिंता मत करो क्योंकि ये चूहा रॉयल ब्लड लाइन से है। पेट मना करता है वो भी बोलकर मगर सबको कन्विंस करने के लिए कौन बताता है कि क्या होगा अगर इसकी हालत खराब हो गई तो, क्योंकि समय समय में करना जरूरी होता है। मगर अब कौन का माइंड चेंज हो चुका है एंड वो तलवार उठाता है क्योंकि वो सामान करने जा रहा है पेट का। इससे पेट घबरा चुका है, वो माफी मांगने लगता है। बोलते हुए प्रिंसेस को भी याद आता है कि ये तो शुरू से ही बोल रहा है मगर अब कौन नहीं मानता है क्योंकि उसे पेट का औजार काटना है। पेट चिल्लाता है कि अंडे मेरे हैं। इस बात को एरिक नोटिस करता है। वो देखता है कि ट्रेन के ऊपर ये है मगर एरिक बताता है ये सब मेरा वहम है। फिर कौन एंड प्रिंसेस चले आए हैं प्रिंसेस के घर पे और इतने बड़े घर को देखकर कौन काफी ज्यादा हैरान है। एंड ये जब चले आते हैं अपने कैसल पे तो कैसल मूव करता है। सेंगन ये बताता है कि ये इनका कैसल नहीं है, ये कैसल की तरफ रवाना हो रहे हैं। हम कैसल को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। कैसल के अंदर हम किंग को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहे होते हैं। ये जुगलबर्ग होता है जो कि ईजे का फियांसे है। हालांकि इस बात को किंग भी भूल चुके होते हैं मगर याद दिलाने पे उन्हें याद आता है। जुगलबर्ग यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उसे ये रूमर्स मिले थे कि प्रिंसेस मारी जा चुकी है मगर इस बात पे किंग डिनाई करते हैं और वो जुगलबर्ग को चिंता न करने का कहकर यहाँ से चले जाते हैं। जुगलबर्ग को भी अब कोई भी परेशानी नहीं है क्योंकि प्रिंसेस जिंदा है एंड अब बस उसे शादी करना है। यहीं पर ही कौन बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका है सभी बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देख के। वो यहाँ से पहले कार से जाएगा फिर रोप से जाएगा फिर जाके वो कहीं पे पहुंचेगा एंड उसके बाद वो पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन पे। फिर एक रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत से लोग होते हैं जो कि प्रिंसेस के अंकल एंड कजिन्स होते हैं जो कि सभी ही थ्रोन चाहते हैं मगर प्रिंसेस इन सभी से ही ऊपर है। वो अपने डैड से मिलती है मगर उनके डैड को वो याद नहीं है। उन्हें याद दिलाया जाता है। वो बताते हैं कि उन्हें भूख लगा है। उनके पास एक क्रोन लाया जाता है जो कि प्रिंसेस के लिए होता है इसलिए ही प्रिंसेस को वो दिया जाता है। वो फिर कौन के बारे में बताती है कि वो आसमान से गिरा है एंड वो एक हाइपेरियर है जो कि अपने घर जाना चाहता है। किंग ये बताते हैं कि वो उनकी मदद नहीं कर सकते हैं मगर वो एक ऐसे को जानते हैं जो कि उनकी मदद करेंगे। वो कहाँ रहते हैं वो उनका ठिकाना भी बता देते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि यहाँ पर कौन किसी खास मकसद से आया है। वो मकसद बताए कि उसे पहले ही पेट दर्द होने की वजह से वो यहाँ से चले जाते हैं और वो कुछ अपने प्रिंसेस से चाहते हैं इस एम्पायर की सुरक्षा के लिए। फिर ये सभी यहाँ बैठे हैं क्योंकि इनकी अगली जर्नी जुगलबर्ग से मिलना है मगर ये अभी नहीं निकल सकते हैं क्योंकि इनका सामान रेडी नहीं है। इसीलिए ही कौन एक एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलने के लिए जाएगा। लोकेशन पता करने के लिए वो मैप मांगता है। वो इन्हें अपने साथ जाने के लिए भी कहता है मगर काम होने
होने की वजह से कोई भी नहीं जाएगा, हम अगर एक लाइब्रेरियन उसके साथ जा सकती है। कौन निकलने से पहले इन्हें ये बताता है कि ये इन्हें गुड बाय कहने के लिए आएगा अगर कौन को घर जाने का रास्ता मिल जाता है तो। मगर अगले पल ही कौन खो चुका है। घबराते हुए रास्ते की खोज में वो एक जगह पे आता है जहाँ पर पेट किसी से सौदे की बात कर रहा है पैसे कमाने के लिए। फिर जाते हुए पेट को कौन रोकता है क्योंकि उसे उसकी मदद चाहिए। वो बताता है कि वो वेस्टर्न टावर पे जा रहा है एस्ट्रोलॉजर से मिलने के लिए। कौन की मदद करने के लिए पेट तैयार हो जाता है, मगर वो बताता है कि इसमें खतरा हो सकता है। मगर कौन को फर्क नहीं पड़ता है, बट खतरे को देख के वो डर जाता है। मगर एक एक करके कुछ स्टेप्स को पार करने के बाद उसे पेट मास्क पहनने के लिए देता है क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग जमा हैं। एंड इस पर्सन को पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन एंड पेट हैं। ये सभी लोग ही ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हैं, इसीलिए ही कौन एंड पेट यहाँ से निकलने लगते हैं। आगे बढ़ते वक्त ये किसी की आवाज सुनते हैं जो कि सेंगन होता है। वो सभी को ये बता रहा था कि उन्हें छोटे जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए। और ये लोग भी भाप लेते हैं कि यहाँ पर ये दोनों है, ये खुद को AEMEP कहते हैं। मगर ये दोनों ही यहाँ से निकल जाते हैं एंड इनकी मुलाकात फिर से किसी से होती है जो कि मैरियान है। वो सभी को ही इकट्ठा कर रही है और ये सभी लोग ही मैरियान के जैसे ही होते हैं। मगर इन दोनों का पता भी यहाँ के लोगों को चल जाता है और कौन यहाँ सभी भागने लगता है। मगर अब इसके पीछे काफी सारे लोग हैं। ये आगे बढ़ता है मगर यहाँ पर उसे एक और लोग रोकता है। अब इस पर्सन के साथ ही यहाँ पर टाइगर भी है एंड मैरियान भी, और ये तीनों ही एक दूसरे को जानते हैं एज ए कॉम्पिटिटर। मगर इन्हें इनकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता है। ये तीनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर कौन यहाँ से निकलता है। ये तीनों लड़ ही रहे थे मगर इन तीनों के बीच में एक और पर्सन यहाँ पे आ चुका है जो कि इन तीनों के लिए भी नया है। और ये चार एक एक करके कई सारे हो जाते हैं। हालांकि कौन इन सभी से बचते हुए उस टावर के पास चला है जहाँ पे उसे जाना है और उसकी मुलाकात एस्ट्रोलॉजर से भी होती है। और इससे कौन मदद मांगता है मगर वो मना कर देता है क्योंकि वो बताता है मैं तुम्हारे फ्यूचर बता सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है जो कि कौन को यहाँ से जुगलबर्ग डोमेन में जाने के लिए कहता है। ये बोल कौन रहा है इस बात का पता लगाने के लिए कौन आगे बढ़ता है। वो पहुंच जाता है उस लड़की के सामने मगर वो पर्दे के पीछे है। पर्दे हटाने पे वो लड़की वहाँ नहीं होती है। फिर कौन एक उड़ते हुए किंगडम को जाते हुए देखता है। उसे फिर से कहा जाता है कि उसे जुगलबर्ग डोमेन में जाना है। साथ ही सूरज भी उग चुका है एंड बाकी लोग अब भी फाइटिंग ही कर रहे हैं और इन सभी को ही पकड़ने के लिए यहाँ पर गार्ड्स चले आए हैं। और इसी वजह से ये तीनों ही एक दूसरे से मिलने का वादा करके यहाँ से निकल जाते हैं। फिर प्रिंसेस के पास कौन चला आया है क्योंकि उसे उसके साथ ही जुगलबर्ग डोमेन में जाना है। फिर ये दोनों भी एक एक करके यहाँ चले आते हैं। यहाँ पर एक और पर्सन आता है जो कि कौन है हमें पता है। अब इस पर्सन को ये तीनों लोग ही पहचान लेते हैं और ये यहाँ से प्रिंसेस को ले जाने के लिए आया है जुगलबर्ग डोमेन में। ये सभी ही रवाना होंगे यहाँ से एक बड़े से शिप में जहाँ पर जुगलबर्ग भी है। फिर हम इन सभी लोगों को देखते हैं जो कि इस बात से नाराज है कि प्रिंसेस अभी भी बची हुई है। अब ये बहस कर ही रहता है कि तभी ही मेन पर्सन कहता है कि इनके पास कोई और नई प्रॉब्लम है। पता चलता है ये पर्सन उस वर्ल्ड को क्रिएट करने में लगा है जो कि इन सभी की ही विश होती है और इन सभी ने ही अपने फाइनल प्रिपरेशन को भी तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ एरिक अपने सभी सोल्जर्स को ये बता रहा है कि अभी भी कौन जिंदा है एंड इसी वजह से ये कौन को खत्म करने के लिए आगे बढ़े कि उसे पहले ही एरिक को ये ऑर्डर मिलता है कि उसे किसी और मिशन के लिए जाना है। और उस एयरशिप में कौन बैठा है मगर उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि उसे ये पता है कि जुगलबर्ग में जाने के बाद उसके रास्ते अलग हो जाएंगे बाकी लोगों से। साथ ही उसे प्रिंसेस की भी चिंता हो रही है मगर सेंगन ये बताता है कि चिंता करना उनका काम नहीं है क्योंकि उनका काम बस प्रिंसेस को सेफली पहुंचाना है। उन्हें उसके बाद प्रिंसेस की शादी होती है नहीं होती है इससे फर्क नहीं है क्योंकि इनके पास ऑर्डर्स नहीं है और प्रिंसेस अभी अपनी शादी की सेरेमनी की तैयारियों में लगी है। वो कुछ चीजें सीख रही है। एयरशिप तो निकल चुका है मगर हम किसी पर्सन को यहाँ पर बंधा हुआ पाते हैं। पता चलता है कि यहाँ पर वेरिएशन आ चुका है। वो ऑर्डर से आया है क्योंकि इन्हें ऑर्डर मिले हैं एरिक को हाउस अरेस्ट करने के लिए एंड इस ऑर्डर को एरिक फॉलो करता है जिसकी वजह से वेरिएशन आया है यहाँ पर प्रिंसेस को पकड़ने के लिए या फिर खत्म करने के लिए क्योंकि मेन कॉज प्रॉब्लम प्रिंसेस ही है। और हम प्रिंसेस को देखते हैं जिसके पास मैरियान आती है। वो बताती है कि उसने जैसा सोचा था उसका फियांसे उससे काफी अच्छा है। बात यहाँ पर जुगलबर्ग नौबो की हो रही है। अब मैरियान तारीफ करने के साथ ही कुछ बुराइयां भी कर देती है प्रिंसेस की जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाती है एंड मैरियान चुप। नाउ वेरिएशन एक रूम में कौन को पाता है जो कि अपनी पगलैती वाली हरकतों को करके काफी खुश है मगर उसे चोट भी लगती है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है और वो कुछ इमेजिन करके अपने हाथों को अच्छा फील करा रहा है। फिर वेरिएशन अपनी नजर को रखना चालू करता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी चीजें होने लगती है जिसे मैं ना दिखाऊं तुम्हें वही अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं। कौन बिन मौसम बरसात करके वेरिएशन के कहने पे बाहर आता है। वेरिएशन के आने के बाद उससे कौन ये पूछता है कि नाबा कैसा पर्सन है क्योंकि उसे चिंता हो रही है प्रिंसेस की। वेरिएशन ये बताता है कि नाबा उसके सोच से काफी अच्छा पर्सन है। अब ये बात अलग है कि वो खुद नहीं मिला है उससे। कौन को ये लगने लगता है कि वो वेरिएशन से पहले भी मिला है इसलिए वो उसे शक की निगाहों से देखता है। उसकी निगाहों को बंद करने के लिए वेरिएशन उसे शूट कर देता है और अपना काम खत्म करके वेरिएशन यहाँ से निकल
निकल जाता है। हम नाबाको को देखते हैं जिसके पास एक पर्सन आता है। वो ये बताता है कि इनके शिप में एक दुश्मन आ चुका है, मगर इससे नाबाको को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो यहाँ पर बैठ के ऑब्जर्व करेगा। वो देखना चाहता है कि यहाँ पर वो पर्सन सही में करने के लिए क्या आया है। हालांकि ये बात नाबाको को भी पता है कि वो पर्सन यहाँ पर प्रिंसेस की ही जान के लिए आया है। फिर से सीन आता है वेरिएशन पे, जो कि सेंगन को देख रहा है उसकी कैट के साथ खेलने वाली पागलों जैसी हरकतों को देख के वो उसे डिस्टर्ब करता है। यहाँ पर सेंगन भी नाबाको के पर्सनालिटी को पूछता है। उसे इस बात से फर्क नहीं है कि वो कैसा पर्सन होगा, मगर वो ये चाहता है कि वो एक कैट लवर हो। सेंगन को लगता है कि वो इस पर्सन से कहीं मिला है, जिसकी वजह से ये भी सो जाता है। इसके बाद वेरिएशन को मैरियान मिलती है, जो कि यहाँ से जा रही होती है, मगर बात करने पे वो अपनी लव की ज्ञान को बताने लगती है, जिसकी वजह से वेरिएशन परेशान है। मगर मैरियन को लगता है कि वो वेरिएशन से मिली है, जिसकी वजह से वापस से मैरियन को वेरिएशन बेहोश करता है, साथ ही पेट को भी, और वो पहुंच जाता है प्रिंसेस के रूम में। वहाँ पर वो उससे बातें करता है और वो उसे भी शूट करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हम कौन को होश में आते हुए देखते हैं, जो कि बच चुका है मगर सिर्फ बुक के वजह से। फिर वो प्रिंसेस को बचाने के लिए सेंगन के रूम में आता है। वो सेंगन को भी उठा हुआ पाता है क्योंकि वो पैसों की वजह से बचा है। साथ ही मैरियान भी बच चुकी है और वो इस चीज की वजह से बची है, जो कि वो उसके जहाँ पे गोली लगा है वहाँ लगाती है। यहाँ तक कि पेट भी बच चुका है। फिर ये दरवाजा तोड़कर प्रिंसेस के रूम में चले आते हैं। इन्हें पता चलता है कि शायद से प्रिंसेस मर चुकी है क्योंकि वो जवाब नहीं दे रही है, मगर वो जिंदा है क्योंकि वो बस सो रही थी। यहाँ पर वेरिएशन परेशान है क्योंकि सभी लोग ही बच चुके हैं। फिर सभी प्रिंसेस से पूछते हैं कि वो कैसे बच गई। वो बताती है कि उसे नहीं पता है, मगर उसे लगता है कि वेरिएशन ने उसे छोड़ा है क्योंकि प्रिंसेस ने वेरिएशन को ये बताया था कि वो क्यों शादी करना चाहती है। उनका रीजन शादी करने के पीछे यह है कि वो वॉर को अवॉइड करना चाहती है ताकि कोई लोग ना मरे फिलहाल के लिए। इन सभी बातों को ही सुनने के बाद वेरिएशन यहाँ से चला जाता है एंड प्रिंसेस भी उसे जाते हुए देखती है और ये सभी ही जुगलेबर्ग में चले आते हैं। कौन ये मानता है कि अब उसे अलग होना पड़ेगा इन सभी से, मगर ऐसा नहीं होगा जल्दी ही क्योंकि अभी शादी में 1 महीने बचे हैं और इन सभी को ही मदद करना पड़ेगा क्योंकि शादी से पहले 18 रिचुअल्स भी होंगे जो प्रिंसेस करेगी। और ये चले आते हैं कैसल के अंदर, जहाँ पर ये पर्सन इन्हें सी ऑफ करता है क्योंकि ये इनकी मदद करेगा मैरिज को अच्छे से करने में। साथ ही कौन ओलिविया जाने का कहता है, मगर वो पर्सन मना करता है कहते हुए कि कोई भी ह्यूमन वहाँ नहीं जा सकता है। कौन उसे मदद मांगने की कोशिश करता है, मगर वो पर्सन बिना मदद करे ही यहाँ से निकल जाता है। कौन को रिसर्च सेंटर में जाना है, मगर वो वहाँ नहीं जा सकता है। उसकी मदद करता है पेट क्योंकि उसके नेटवर्क स्किल काफी अच्छे हैं। उसे पता है कि कहाँ जाना है एंड वो लेकर भी चला आया है कौन को रिसर्च सेंटर के आगे। रिसर्च सेंटर में जाने के लिए ये चल नहीं सकते हैं, जिसका वजह से कौन क्रॉल करके आगे बढ़ता है। अंदर आकर वो एक लड़की से बातें करता है। उसे बताता है कि उसे ओलिविया में जाना है। जिस बात को सुनते ही वो लड़की अलार्म चालू कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे और कई लोग चले आते हैं। यहाँ से पेड़ तो भाग जाता है, मगर कौन को कहीं पे बंद किया जाता है। रूम के अंदर कोई पर्सन होता है जो कि कौन की मदद करेगा, मगर उससे पहले उसे यह जाना है कि क्या कौन सही में ही एक हाइपीरियर है। इस बात को साबित करने के लिए कौन अपने आर्मर गियर का यूज करता है और वो पर्सन फिर खुद को रिवील करता है, जो कि एक बच्चा होता है। इसी वजह से ही कौन किसी और को ढूंढने लगता है बात करने के लिए, मगर वो लड़का बताता है वो यहाँ का हेड है। लड़के से कौन को यह भी पता चलता है कि ओलिविया वो जगह नहीं है जहाँ पे उसे जाना है। कौन को और जानकारी देने से पहले ये लड़का चाहता है उसके बॉडी को री एग्जामिन करना, जिसकी वजह से अब कौन ऐसा है। उसकी बॉडी की सभी ही टेम्परेचर एंड बाकी चीजें नॉर्मल लोगों के जैसी ही होती है। वहाँ पर 2 लड़कियाँ आती है जो कि उसके बॉडी के टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। अगले एक्सपेरिमेंट में कौन को पूल के अंदर डुबाया जाता है, ये चेक करने के लिए कि वो नॉर्मल लोगों के जैसा है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट से परेशान होकर कौन सवाल पूछता है कि वो कैसे ओलिविया में जाएगा, मगर इस बात का जवाब नहीं दे पाता है वो लड़का। कौन के 2 सवालों का जवाब दे चुका है वो लड़का, इसलिए वो अब अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेगा। और महल के अंदर ये सोच रहे हैं कि क्या कौन अपने घर चला गया है या नहीं। हम कौन को देखते हैं जो कि दौड़ रहा है क्योंकि उस पे अब भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इसके बाद बहुत से अजीब और गरीब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कौन के बॉडी पर और फिर ब्रेक का टाइम आ चुका है। फिर से कौन ये पूछता है कि उसे ओलिविया के बारे में जानकारी दिया जाए, इसीलिए ही वो लड़का एक पिक्चर को दिखाता है क्योंकि ऐसा ही ओलिविया दिखता है। बहुत से मिथ्स एंड स्टोरीज हैं ओलिविया से रिलेटेड, मगर साइंटिस्ट ये मानता है कि ये सभी ही आल्मा एनर्जी की वजह से हुआ है और आल्मा एनर्जी की वजह से ही वो फ्लोट कर सकता है। पर्सन को ठहराता है, मगर वो कौन है ये इसे भी नहीं पता है। एक्सपेरिमेंट फिर से कंटिन्यू होता है और कुछ देर बाद वापस से कौन सवाल पूछता है। रिप्लाई में साइंटिस्ट बताता है कि उसे बहुत सी चीजें पता है, मगर उसे ये नहीं पता है कि कैसे ओलिविया पे जाया जाए। इसी वजह से ही कौन यहाँ से निकलने के लिए तैयार होता है, मगर साइंटिस्ट उसे रोकता है क्योंकि उसे और रिसर्च करनी है उस पे। रोकने के ही इस प्रोसेस में वो गिर जाता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसके फेस को देखकर कौन परेशान हो रहा है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उसे यहाँ रोकने का कह रहा है। इन्हीं सभी बातों के बीच में ही कौन पकड़ा जा चुका है। उस पर फिर से एक्सपेरिमेंट होंगे। इस एक्सपेरिमेंट में कौन के बॉडी ऑर्गन्स को टेस्ट किया जाएगा। इसी वजह से ही कौन परेशान है, मगर एक्सपेरिमेंट शुरू हो कि उससे
पहले ही लाइट चली जाती है और इन सभी के पीछे ही पेट होता है। वो यहाँ पे कौन की मदद करने के लिए आया है, साथ ही वो एंड कौन अपनी पावर्स का यूज करते हुए यहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ये सभी परेशान है क्योंकि ये सभी ही हाउस अरेस्ट पे हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। खास तौर से गुस्सा अपनी आने वाले डेट्स को मिस कर चुका है, जिसकी वजह से वो परेशान है और केटी खुद को सजा दे रहा है उसकी गलतियों की वजह से। वो मिर्च खा रहा है एंड लास्ट पर्सन लड़का है। अब एरिक के पास वेरिएशन आके सभी ही सिचुएशन को बताता है, जिसकी वजह से एरिक फैसला लेता है कि वो अब अपने कामों को खुद से ही करेगा। और कैसल के अंदर सभी को ही रिचुअल्स बताए जा रहे हैं जो कि प्रिंसेस को फॉलो करना है। अब इन्हीं रिचुअल्स में ही ओलिविया का भी नाम शामिल है, इसलिए ही कौन पूछता है कि वो कैसे ओलिविया जा सकता है, मगर उससे पहले उसे बाकी सभी रिचुअल्स को करना पड़ेगा क्योंकि ये रूल्स है। पहला रिचुअल्स होता है ग्रोइंग लव, जिसकी वजह से प्रिंसेस पेड़ को काटने की कोशिश करती है, वो नहीं कर पाती है, इसलिए ही सैंगन काट देता है पेड़ को। फिर नेक्स्ट रिचुअल में कौन इन सभी का सपोर्ट करता है, मतलब वही करता है। रिचुअल को करके कौन की हालत खराब है, वो ये पूछता है कि शादी तुम्हारी है रिचुअल, तुम्हारा रिचुअल सही भी है, लेकिन मैं इसमें क्यों पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है। रिप्लाई में ये पर्सन बताता है कि एक रिचुअल ट्रेडिशन होता है, जिसकी वजह से उसे ये करना पड़ेगा क्योंकि एक रिचुअल होता है। इस एक्सप्लेनेशन से कौन कुछ नहीं है, मगर उसे ये करना ही पड़ता है। साथ ही उसे कुछ औजार दिए जाते हैं क्योंकि उसे अब लकड़ियों का यूज करके स्टैचू बनाना है, वो भी 2 स्टोन्स का, और वो बनाता भी है। उसे और रिचुअल्स करने पड़ेंगे, अगर वो नहीं करता है तो उसे मार दिया जाएगा, इसलिए ही कौन कुछ नहीं कर सकता है। प्रिंसेस मदद करने का कहकर उस स्टैचू को ही तोड़ देती है, साथ ही जलाती भी है क्योंकि ये एक नया रिचुअल है। डांस खत्म करने के बाद उसी स्वॉन के राह को वो यूज करेगा एक बड़ा पिक्चर को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये करना जरूरी है। कौन करता है इस राह की पेंटिंग को क्रिएट करने के लिए कौन की बहुत मेहनत लगी है, मगर वो खुश है क्योंकि पेंटिंग क्रिएटेड हो चुका है, मगर अगले पल ही पेंटिंग को खराब किया जाता है क्योंकि ये अब एक नया रिचुअल है। और अब कौन 5th रिचुअल को परफॉर्म करने वाला है, वो बहुत ही ध्यान लगाकर सभी डाइसेस को अच्छे से लगा रहा है। बहुत ही ध्यान से वो इस रिचुअल को कंटिन्यू करता है एंड कंटिन्यू होने के बाद वो कुछ कदम पीछे हटकर चिल्लाकर भागने लगता है। यहाँ पे आके वो बताता है कि ये सभी बहुत ही परेशान करने वाली चीजें हैं। बताया जाता है कि उसने 4 लाख से भी ज्यादा डाइसेस को यूज किया है, मगर मैरियन ये बताती है कि पिछले शादी में से भी ज्यादा यूज किए गए थे। अब क्योंकि यहाँ पर शादी हो रही है, इसलिए ही मैरियन भी अपनी शादी के सपनों को सजाने लगती है, मगर हमें पता है कि उसे ये नहीं पता है कि उसे शादी करना किससे है, लड़की से या फिर लड़के से। इसलिए वो ये चाहती है कि उसकी शादी हो ना हो, मगर वो सभी को ही अपने ऊपर अट्रैक्ट करे। इस बात को सुनकर कौन उसके साथ जाने लगता है। उन पर नजर रखे हुए बेकार से डबिंग कर रहा है गुस्सा, इसलिए ही उस पर चाकू रखता है किटी। एंड फिर यहाँ पर ये सभी एक एक करके उन्हें देखते हैं, साथ ही एरिक भी देखते हैं। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें ये पता है कि नहीं कि ये लोग यहाँ पे है, या फिर शायद से पता है, शायद से वो इग्नोर कर रहे हैं। माजरा क्या है किसी को नहीं पता, इसी वजह से ही एरिक भी परेशान है। हालांकि वे फैसला करते हैं कि वो इस मैरिज को रोकेंगे। एक और नया पल, एक और नया रिचुअल हो रहा है यहाँ पर, जहाँ पर ये सभी भी हैं। ये कैसे रोके इस रिचुअल को नहीं समझ आता है, मगर गुस्सा बताता है कि सेड्यूक्शन करके, क्योंकि वो खुद एक एरोटिक स्पेशलिस्ट है। इसके फैसले पे नाखुश होता है केटी, मगर कोई भी उसकी नहीं सुनता है। साथ ही वेरिएशन तैयार हो कि उससे पहले ही कोई और तैयार हो चुका है। रिचुअल शुरू होता है, केटी सिग्नल देता है, ये सभी भी तैयार हैं। कौन आता है एंड वो चला जाता है। इनका प्लान फेल हो चुका है, कौन अपने नए रिचुअल में लगा है एंड अब इस बार ये लोग ऐसे आए हैं सेड्यूस करने के लिए, मगर ये खुद में ये फैसला करते हैं कि इनका प्लान बहुत ही बेकार है। ये प्लान को ड्रॉप करते हैं। फिर रात होती है एंड अगली सुबह कौन अपने रिचुअल में लगा है, तो ये सभी यहाँ पर है, जहाँ पर अब एरिक आगे बढ़ता है क्योंकि वो बेकार के ट्रिक्स अब नहीं प्ले करना चाहता है। वो कौन के पास जाता तो है, मगर वो उसके ही काम को करने लगता है क्योंकि काम कौन अच्छे से नहीं कर रहा था। एरिक के काम को देख कौन भी इम्प्रेस हो जाता है। वो दोनों ही हाथ मिलाते हैं, ये कहते हुए कि इनका रीमैच फिर से होगा। एरिक आकर वहाँ से उंगली दिखाता है, ये कहते हुए कि ऑलराइट। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हुआ, और ये सभी अगले रिचुअल में कुछ सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए आए, मगर ये कुछ ज्यादा ही पैसे बता रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारे स्टोर में जाते हैं। मगर हाल वैसा ही होता है क्योंकि ये वेडिंग है जगरबर्ग की, जिसकी वजह से ये पैसे ज्यादा मांग रहे हैं और इन सभी के पास ही काफी कम पैसे हैं। साथ ही एरिक के पास तो पैसे ही नहीं है। एरिक गुस्सा हो रहा है क्योंकि उसे डोमिनो नहीं मिल रहे हैं, और ये सभी ही जगरबर्ग की वजह से हो रहा है क्योंकि उसकी शादी हो रही है। साथ ही एरिक इस बात से भी गुस्सा है कि किसी की वजह से अब उसकी शादी नहीं हो सकती है। यहाँ पे एक पर्सन आता है, ये कहते हुए कि इनको वो डोमिनोज दिला सकता है क्योंकि ब्लैक मार्केट है यहाँ पर। वो दिखाता भी है कि उसके पास डोमिनो है, मगर ये खरीदे कि उससे पहले ही यहाँ पर कोई और खरीदने के लिए आता है, जो कि ये दोनों हैं। ये दोनों ही इस पर्सन को अपनी ओर करने के लिए ऐसे खींचने लगते हैं, तो कौन ये बताता है कि यह सही बात नहीं है। वो ये भी बताता है कि जिस किसी को भी डोमिनो चाहिए वो अपनी पूरी ताकत से इस पर्सन को अपने पास करे। मैच शुरू होता है, ये करने भी लगते हैं, मगर तभी ही बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये दोनों ही दूसरे का छू के नीचे गिर जाते हैं एक साथ ही। और यहाँ पर ये दोनों ही इस तरह से हैं, इन दोनों को पता चल चुका है कि क्या इनके पास वो है जो कि इनके पास नहीं है। अगले दिन बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, स्टेडियम के जैसा माहौल है। यहाँ पर हमारा हीरो कौन आके बैठता है नीचे, क्योंकि ऊपर से प्रिंसेस
एक बूंद ड्रॉप का गिराती है जो कि जाता है कॉन के आंखों में। फ्लैग होता है ऊपर, यानी कि सक्सेसफुल हो चुका है वो काम जो कि इन्हें करना था। इसके बाद ये शहर में जा रहे हैं, मगर प्रिंसेस का हालत खराब हो जाता है क्योंकि उनका एक बाल ऊपर हो चुका है, जिसकी वजह से बाकी लोग परेशान हैं। प्रिंसेस कैरियोके में चली आई है क्योंकि इस बार उन्हें खाना नहीं खाना है। ये आए हैं कैरियोके में, मगर प्रिंसेस फूड का रेसिपी देख रही है। उनका दूसरा बाल अब होता है, इसीलिए ही कुछ खाने का ऑर्डर देती है मारियान। गर्म पानी, गर्म पानी प्रिंसेस को चाहिए, मगर वो यहाँ पर नहीं है। अगले पल ही सभी जूस पीकर एंजॉय कर रहे हैं एंड प्रिंसेस पानी पीकर। प्रिंसेस की भूख की वजह से वो फिर से ऑर्डर करती है एक मछली का सर, मगर वो नहीं होता है, मगर गुस्सा करने पे आ जाता है। वक्त आ चुका है गाना गाने का, कौन गाएगा यही डिसाइड होता है। कौन कहता है प्रिंसेस को गाने दे, मगर तभी सैंगन उसे रोक देता है, ये बताते हुए कि प्रिंसेस बहुत देर तक गाती हैं। उन्होंने पिछली बार एक्चुअली जब गाया था तो उसके वजह से कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे एंड उनका महल भी तबाह हो गया था, जिसे ठीक करने में 2 महीने का समय लगा था। इसलिए ही इस जिम्मेदारी को मारियान उठाती है और वो गाने लगती है गाना। उसे प्रिंसेस रोकती है क्योंकि उन्हें वो गाना पसंद नहीं होता है, इसलिए सही गाने को सिलेक्ट करके वो गाती है। यहाँ पर कौन बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुका है ये सोचकर कि अगर सही गाने को उसने नहीं गाया तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। गाना खत्म होता है, कौन कहता है कि अब कौन गाएगा, तभी पेट बताता है कि तुम क्यों नहीं गा लेते हो, इसके वजह से पेट को मार पड़ती है। अब प्रिंसेस कहती है सैंगन को गाना गाने के लिए, जिसकी वजह से सारा पहले सैंगन थोड़ा सा चढ़ा लेता है क्योंकि उसे हिम्मत चाहिए। वो गाता है गाना। अब सैंगन कैसे रूप को देखकर, आसपास के माहौल को देखकर क्या करे कौन, उसे नहीं समझ आता है। तभी ही उसे इशारा मिलता है कि उसे झुनझुना बजाना है। प्रिंसेस को खुश करने के लिए वो ये भी करने लगता है। यहाँ पर कैरियोके हो रहा है तो दूसरी तरफ भी कैरियोके ही हो रहा है, मस्ती चल रही है। इस रूम में इन्हें बाहर के रूम की बेसुरी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से केटी परेशान है। गुस्ताव एक्चुअली, क्योंकि केटी का तो महिला रूप अंदर से जाग चुका है, मगर उसे वेरिएशन रोकता है एंड अब एरिक गाना गाने के लिए आई केटी के कहने पर तभी ही वेरिएशन गाने के लिए रेडी हो जाता है और वो गाने गाने लगता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि स्कोरिंग सिस्टम भी है, जिसकी वजह से प्रिंसेस अब चाहती है कि पेट गाना गाए एंड अगर वो अच्छा स्कोर नहीं करता है तो उससे सजाए मौत मिलेगी। यही खाने को भी ऑर्डर करते हैं और अब हम पेट को देखते हैं माइक के साथ, जिसका हाथ कांप रहा है उसके बॉडी के साथ ही, मगर हिम्मत करके वो गाना गाते हैं और उसकी आवाज सबसे ही मीठी होती है एंड गायकी भी। गाना खत्म होने के बाद सभी लोग ही परेशान है क्योंकि अब वक्त आ चुका है स्कोरिंग का। स्कोरिंग होती है जो कि 80 से कम है, जिसका वजह से सैंगन उसे रोकता है एक मीट को फेंककर और प्रिंसेस को यकीन दिलाया जाता है कि पेट ने अच्छा स्कोर किया है और स्कोरिंग बोर्ड को कौन के कहने पर मैरियान उसे खत्म करती है। इसी वजह से ही पेट की जान बच जाती है। तो दूसरे रूम में अपने सिंगिंग को खत्म करके वेरिएशन भी खुश है एंड केटी कह रही है कह रहा है फिर से कि एरिक ने बहुत ही अच्छा गाना गाया, हालांकि उसने गाया नहीं था। वो गाना चाहता है मगर उसका चांस केटी छीन लेता है। इसी वजह से वो बाथरूम में आकर चिल्लाता है कि मुझे गाना गाना है। इस बात को कौन भी सुनता है। रूम में आकर माइक को देखकर एरिक है खुश, वो सभी को भी देखता है जो कि लड़ने में बिजी है। खास तौर से वेरिएशन क्यों कपड़े नहीं पहना है ये मुझे भी नहीं पता है। एरिक माइक को पकड़े के उससे पहले ही वेरिएशन उसे दूर कर देता है और फिर एरिक को चांस नहीं मिलता है क्योंकि गुस्सा गाने लगता है। और कौन जो कि बाहर से अंदर जा रहा है, मगर वो उसे ये ख्याल आता है कि अंदर तो बहुत ही टॉर्चर है। भाग जाते हैं यहाँ से। वो भागने की कोशिश करता है मगर उसे अंदर जाना ही पड़ता है और अंदर प्रिंसेस गाती है और क्या झंड गाती है, बहुत बेकार। सुबह हो जाती है, मौका है एरिक के पास गाने का। वो गाना गाने के लिए आगे बढ़ता है। वो गायक उसे पहले ही कहा जाता है कि वक्त खत्म हो चुका है, जाओ यहाँ से। प्रिंसेस खुश होकर आगे बढ़ रही है सभी की हालत खराब करने के बाद। फिर अगले दिन यहाँ पे बहुत से लोग हैं क्योंकि आज एक और नया रिचुअल या फिर शादी होने वाला है, जहाँ पर 2 राइनोस आकर रहने लगते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों ही लोग हैं। एक एक करके निकलते हैं प्रिंसेस एंड जुगलबर्ग। कौन को ये नहीं समझ आ रहा है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि ओलिविया वो कैसे जाए उसे ये नहीं पता है। साथ ही ये लोग भी कंफ्यूजन में है कि अगर वो इस शादी को ना रोक पाए फिर क्या होगा, और अगर इसने रोक भी लिया फिर क्या होगा। मगर एरिक ये समझ चुका है कि उससे इस प्लान को फ्लॉप मानना पड़ेगा क्योंकि अब वो इस मैरिज को नहीं रोक सकता है। अब साथ ही ने ये पता है कि कौन का गार्ड डाउन है, इसीलिए ही पहले वेरिएशन निकलता है, दूसरी बार कुछ सब निकलने की कोशिश करता है मगर उसे केटी रोकता है। एरिक को नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करे। यहाँ पर केटी लियोन को ऐसा पाती है मगर उसे इससे फर्क नहीं है। साथ ही उसका ध्यान हटता है तो एरिक यहाँ से निकल चुका है, जिसकी वजह से वो लियोन को गिराकर भागता है। और एक रूम में कौन के साथ ही बाकी लोग भी है। साथ ही यहाँ पे प्रिंसेस आती है, वो सभी को ही थैंक यू कहती है क्योंकि अब यहाँ से ये अलग हो सकते हैं। अब इनकी बातों से मुझे लगता है कि वेडिंग फर्स्ट नाइट का वक्त आ चुका है, इसलिए प्रिंसेस आगे बढ़ जाती है। वो एक रूम में आती है जुगलबर्ग के पास, जहाँ पर एक अलग ही जीव होता है जो कि अपना नाम नाबोतान बताता है। एंड ये नाबोतान और कोई नहीं बल्कि प्रिंस ही है, जिसके पास बहुत सारे डॉल्स हैं और छोटे मोटे डॉल्स ने उसके पास बड़े डॉल्स भी। उसके पास टोटल अजीब और गरीब डॉल्स की कलेक्शन है। वो साथ ही प्रिंसेस को कपड़े हटाने का कहता है
और यहाँ पर कौन को चिंता ना कहने का कह के सेंगन उसे सोने के लिए भेज देता है। तो हम यहाँ पर प्रिंसेस को देखते हैं जिन्होंने कपड़े पहने हैं काफी अजीब। और अब तक मुझे इतना तो पता चल चुका है कि नाबोतान का कैरेक्टर काफी अच्छा लगता था शुरुआत में, मगर उसका मेंटली हालत काफी खराब है, सर चकरा चुका है, पागल हो चुका है, वो टोटल साइको है। दूसरी तरफ कौन नींद से उठता है। अब ये इसका सपना था या फिर ये सही में हो रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, प्लॉट सही में समझ नहीं आ रहा है। कौन को लगता है कि प्रिंस यानी कि नाबोतान काफी बड़ा ठरकी है, मगर कोई भी ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो चुपचाप जाकर बैठो। वो ऐसा ही करता है। नाबोतान प्रिंसेस से कहता है कि चलो हम बेंच प्रेस करते हैं। एंड हमें बता दो कि इसकी आवाज काफी पतली है। करना तो बहुत कुछ चाहता है नाबोतान, मगर प्रिंसेस गिनती करने लगती है, जिसकी वजह से वो थक चुका है। वो कहता है ठीक है मैं बहुत थक चुका हूँ, चलो सोने चलते हैं। प्रिंसेस भी हाथ बढ़ाती है और कौन सोच कर परेशान हो रहा है। वो खुद को ही पीटने लगता है, ये कहते हुए कि मैं कैसे सोच सकता हूँ, ये सब मैं कैसे ये सब इमेजिन कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा ठरकी हूँ, सेक्स मॉन्स्टर हूँ। और रूम के अंदर नाबोतान अपना हाथ बढ़ाता है, अपने सर का टमाटर का जूस निकाल के कौन खुद को शांत करता है। तो रूम के अंदर कुछ करने के लिए नाबोतान आगे बढ़ता है एंड प्रिंसेस के तीनों वाली खड़े हो जाते हैं। एंड फिर होता है धमाका। अंदर कौन आके देखता है कि ऐसा हाल हुआ है। वो नाबोतान को ठरकी कहने लगता है, वो इसका इल्जाम उस पर लगाता है, मगर उसकी हालत बहुत खराब है। दो लोग बाहर से आते हैं जो कि ये दोनों हैं। उन्हें लगता है कि ये सभी ही कांड कौन ने किया है। कौन समझाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो साथी जुगलबर्ग की बॉडी को भी बेड के अंदर ले जाने लगता है, मगर तभी वहाँ पर बहुत से सोल्जर्स चले आते हैं जिन्हें लगता है कि ये सभी कांड ही कौन ने किया है। वो उस पर अटैक भी करने लगते हैं। मारियान प्रिंसेस को लेकर सेंगन के साथ ही निकल जाता है, मगर यहाँ पे कौन रह जाता है। दूसरी तरफ डिप्रेशन में एरिक बैठा है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से वो कुछ करना भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकता है। वो खुद को इडियट कहता है, मगर तभी वहाँ पे बहुत सी आवाजें आती हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि इन तीनों की होती है। वो भी आते हैं, वो छुप जाते हैं, इन पे तीरों से हमला होता है, ये सब भी छुपते हैं। मगर अब क्योंकि एरिक ने अपनी सच्चाई बताई यानी इन्होंने सुन भी लिया, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो चुका है। इस गुस्से में वो सोल्जर्स को पीटने के लिए चला जाता है। ये दोनों भी साथ देते हैं, मगर ये शांत होते हैं क्योंकि अब सोल्जर्स को लगता है कि ये दुश्मन है, ये असासियंस है जो कि घुसपैठ करके यहाँ पे आए हैं। ये फंस चुके हैं, मगर ये फूल के बागीचों में आराम कर रहे हैं क्योंकि ये लकी है, ये बच चुके हैं। साथ ही किस तरह से नाबोतान ने उसे ड्रेसअप किया था ये बताती है प्रिंसेस बाकियों को, मगर हमें ये पता चलता है कि उन्होंने प्रिंस को इसलिए पीटा क्योंकि उसका नाक का एक बाल बाहर आया था। और अब बाकियों के नजर में कौन ही दी असैसियन है। और हाँ, प्रिंस की हालत खराब है। दो स्पाइस को देखते हैं जो कि यूरोपियन है, यानी कि कौन के जैसा ही है। एंड एक है प्रिंसेस के पीछे तो एक है प्रिंस के पीछे। और प्रिंसेस ने जो कुछ भी किया है कल रात को वो सभी को ही देख कर ये सभी हंस रहे हैं। और इस मिशन के लिए इसने 4 यूरोपियंस को रखा था। फिर कहीं पे वेरिएशन जा रहा था, मगर उसके रास्ते में यही दो चले आते हैं जिसे वो लड़ने की कोशिश करता है, मगर मार खाता है। और वो इन्हें खत्म करे कि उससे पहले ही वेरिएशन गायब हो जाता है यहाँ से। नहीं, गायब होने का सिलसिला इन तीनों के साथ भी होता है और इन सभी के साथ भी। कौन आके खोलता है वो अपने रूम में, वो कंप्यूटर पे उसी लड़की को देखता है जिसे वो याद है। लड़की ये बताती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपना ये स्पेशल गिफ्ट दूंगी। एंड आंखें खोलने पर अब कौन के सामने वही लड़की है। लड़की को यहाँ देखकर कौन ये बताता है कि ये तो पहले से भी ज्यादा सेक्सी है। फ्लोरा ये चाहती है कि कौन इस दुनिया को बचाए, मगर कौन को नहीं पता है कि वो ये कैसे करेगा। लड़की ये बताती है कि कौन को किसी को खत्म करना पड़ेगा। अगर वो नहीं चाहता है तो वो जा सकता है अपने घर उस पोर्टल से। कौन हंसते हुए आगे बढ़ता है, मगर तभी वो रुक के सोचता है कि मुझे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और मैं इस तरह से खाली हाथ कैसे जाऊँ। उसे कुछ चाहिए, इसलिए वो लड़की से बातें करने लगता है क्योंकि अब उसका माइंड चेंज हो चुका है। वो घर नहीं जाएगा, वो इसकी मदद करेगा। उससे पहले यहाँ पर फिर चला आता है क्योंकि बाकी लोग भी उठने वाले, वो ये बताता है। साथ ही पता चलता है कि पेट्री तो इसके कहने पर ही कौन की पीछा कर रहा था, जो बात हमें पहले से ही पता है। एंड यहाँ पर गुस्सा भी उठ चुका है जिसके सामने उसके सभी टीममेट्स हैं। तभी इनके सामने इनका गेट ओपन होता है, जिसकी वजह से रास्ता न होने की वजह से अंदर जाते हैं। हम कहीं पे इन दोनों को भी देखते हैं। फिर एरिक एंड उसकी टीम फ्लोरा के एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर उसकी मुलाकात कौन एंड बाकी लोगों से भी होता है। फिर फ्लोरा इक्सियोन के बारे में बताती है। पुराने समय में एक रेस होता था जिसका नाम इक्सियोन था। वो आल्मा एनर्जी को कंट्रोल कर सकते थे। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सिविलाइजेशन भी क्रिएट किया था, मगर वो तबाह हो गया। और अब कुछ लोग उस टेक्नोलॉजी का यूज फिर से करना चाहते हैं, इसीलिए ही वो वॉर भी करना चाहते हैं। एंड इसी वॉर को ही तो रोकने के लिए प्रिंसेस ने शादी भी की है। और वेरिएशन से एरिक को पता चलता है कि वॉर का काम उनके ही सुपीरियर्स करना चाहते हैं, बट एरिक ये बताता है कि हम सोल्जर्स हैं जो कि पीस के लिए लड़ते हैं। यहाँ पर फ्लोरा सभी की मदद चाहती है, मगर बाकी बताते हैं कि हम कोई हाइपेरियन नहीं है। बट वो ये क्लियर करती है कि वो सभी ही अब हाइपेरियन हैं, उस स्पेल के वजह से जिनके मदद से ये यहाँ पर आए हैं। साथ ही एरिक का हाल खराब हो जाता है क्योंकि वो शुरू से ही मानता आया है कि वो आल्मा एनर्जी का इसलिए यूज कर पा रहा है क्योंकि उसे चूज किया गया है।
वो भी उसके नॉलेज की वजह से, मगर चूज तो उसे किया गया है मगर इसमें उसके नॉलेज का कुछ खास अहम रोल नहीं है। फिर सभी लोग ही अपना आर्मा गियर लेने के लिए चले जाते हैं। कौन भी यहाँ पे लड़ने का ही फैसला करता है क्योंकि उसे एक स्पेशल गिफ्ट चाहिए। साथ ही फ्लोरा उसे स्पेशल भी बताती है। एक रूम में ये एक मशीन के सामने आते हैं जिसे घुमाने के लिए अपने पावर का यूज करता है सैंगन, मगर उसे कुछ नहीं होता है। इसलिए सभी लोग एक एक करके अपने पावर का यूज करते हैं मगर कोई भी नहीं कर पा रहा है अभी तक। एरिक इस बात से बहुत ही ज्यादा शौक में है कि सभी लोग आर्मा गियर का यूज कर सकते हैं। साथ ही वो अच्छे कामों के लिए अपने टीम के साथ कर रहा था जो भी वो कर रहा था, मगर उससे ये पता चल चुका है कि वो सभी कामें ही गलत नियत के लिए की जा रही थी। फिर प्रिंसेस अपने पावर का यूज करती है मगर शुरू में कुछ नहीं हो पाता है। उनके सभी बाल एक एक करके खड़े हो जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा पावर में आ जाती है। लियोन को वो पिट भी देती है मगर कौन बताता है कि शायद से पैसे चाहिए। इसे चालू करने के लिए वो पैसों का यूज करके अपने सभी गियर्स को निकाल लेते हैं। कुछ गियर्स को चूज करके वो चले भी जाते हैं मगर हमारी इन टीम के पास तो पैसा ही नहीं है। इसलिए ये बचे हुए वेपन्स को कलेक्ट करने लगते हैं। तभी इन्हें अपने जगह पे वापस से बुला लिया जाता है। अंदर कौन ये बता रहा है कि मैं मदद करूंगा मगर अपना हाथ बढ़ाते हुए वो ये कहता है कि प्लीज मुझे एक मर्द बनने में मदद कीजिए। तुम्हें तो पता ही होगा वो क्या चाहता है। उसका हाथ पकड़ के कोई कहता है मैं तुम्हें मर्द बनने में पक्का मदद करूंगा। ये सैंगन है। साथ ही ये लोग भी जाने लगते हैं। यहीं पर ही कौन ये पूछता है कि मैं अपने घर पे वापस कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा। ओलिविया फ्लोरा बताती है कि तुम अभी तो वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो सील्ड है। फिर ये सभी यहाँ पर चले आते हैं जहाँ पर कौन बातें कर रहा है मैरियान से, क्योंकि बस वो बातें करना चाहती है। बातों बातों में ही ये रिवील हो जाता है कि कौन वर्जिन है। फिर वेरिएशन कहीं पे जा रहा होता है। उसकी मुलाकात एक पर्सन से होती है जो कि एरिक के कहने पे वेरिएशन को कहीं पे ले जाने के लिए आया है। ये साथ चलते हैं। बातें होती है कि इन कोगिनीटो के फॉर्म होने से पहले क्या चल रहा था। फिर दूसरी तरफ कहीं पे लड़ाई हो रही है। ये लड़े कि उससे पहले एक पर्सन आके ये कहता है कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये दोनों ही पर्सन की लड़ाई रुक चुकी है, इसलिए ये अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर वो गिर जाता है। फिर ये एक एक करके दोनों को ही हराता है। और यहाँ पर फिर गुत्सव चला आता है जो कि इसे लेके कहीं खाना खिलाने के लिए आया है। गुत्सव हमें ये बताता है कि इस शहर में आल्मा एनर्जी का खोज किया गया है जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो रही है मगर क्राइम रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। और इसी क्राइम रेट को कम करने के लिए गुत्सव एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना चाहता है, इसलिए वो इस पर्सन को ज्वाइन करने का कहता है। और अगले दिन गुत्सव सभी से ही एक एक करके इस पर्सन को मिलाता है। एरिक इसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करता है और उसका नाम वो स्पॉट कहता है। फिर एरिक को ये कॉल आता है कि कहीं पे क्राइम हुआ है जिसकी वजह से ये सभी निकलते हैं। एंड क्राइम स्पॉट पे पहुंचने के बाद गुत्सव एंड बाकी प्लान कर ही रहे थे मगर तभी हम स्पॉट को देखते हैं जो कि इस क्राइम को खत्म भी कर चुका है। एंड मिशन कंप्लीट। इसके बाद स्पॉट कई सारे मिशंस को कंप्लीट करता है और फिर एक टाइम पे आके वो इन सभी को छोड़ के किसी और को ही ज्वाइन करता है। और अगले दिन वो इन्हीं के साथ है जहाँ पर लियोन इसे अपने आने वाले मैरिज के लिए इनवाइट करता है एज ए फ्रेंड। स्पॉट मान जाता है। फिर वो अपने कामों को खत्म करके निकलता है जहाँ पे यहाँ पे खड़े होके वो उन सभी के ही यादों को सोच रहा है। फिर हम एरिक को देखते हैं जो कि खुश है क्योंकि उसे फंडिंग मिल चुकी है फाइनली। और स्पॉट किसी सोच में है। फिर रात होती है। स्पॉट किसी से मिलता है। उसे ये मिशन मिला है कि वो एरिक को जाके खत्म करे। फिर अगला दिन एक नया मिशन आ चुका है। इन्हें एक बैंक रॉबरी को रोकने के लिए जाना है। ये सभी निकल जाते हैं। स्पॉट पे पहुंचने के बाद ये एक प्लान बनाते हैं जहाँ पर एरिक एंड स्पॉट एक साथ रहेंगे एंड बाकी अलग। और ऐसा ही होता है। अपने प्लान को कंटिन्यू करते हुए ये एक साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एरिक आगे बढ़ रहा है। वो शूट भी करता है एंड उसकी मदद भी करता है केटी, जिसके मदद से वो अंदर आ जाता है आसानी से। इनका मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। साथ ही मैनेजर भी अच्छी हालत में है, हालांकि वो बेहोश हो चुका है। और अब स्पॉट अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए एरिक को खत्म करने के लिए तैयार है। वो उससे उसकी आखिरी विश मांगता है तो एरिक बताता है कि उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नया नाम चाहिए। एंड फिर इस तरह से इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम इनकॉग्निटो पड़ता है। स्पॉट एरिक को खत्म करके उससे पहले यहाँ पर सभी लोग ही चले आते हैं बताते हुए कि वो एजेंट और कोई नहीं बल्कि लियोन ही था। अब यहाँ पर शूटिंग होती है। फिर प्रेजेंट में सीन आता है। अब स्टोरी तो खत्म हो चुके हैं मगर हमने वेरिएशन को नहीं देखा है। वेरिएशन बताता है कि वो स्पॉट बॉय और कोई नहीं बल्कि यही है। फिर कहीं पे कौन खांसता है तो उसके मुंह से खून निकलता है जिसकी वजह से वो ये बताता है कि क्या वो मरने वाला है क्योंकि वो एक रेड स्टार को भी देख पा रहा है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इस स्टार को वही देख पाता है जिनकी आखिरी समय आ चुकी होती है। मगर हम बाकी लोगों को भी देखते हैं जो कि अपना मुंह लाल कराए बैठे हैं एक फल को खाकर। फिर ये सभी आगे बढ़ रहे हैं। इन पे अटैक भी हो रहा है क्योंकि इनके सामने एक बड़ी सी सेना है और इस सेना का जो ये सेनापति है वो और कोई नहीं बल्कि मैरियान का बड़ा ब्रदर है। इसी वजह से ये भाग कर आ जाते हैं यहाँ पर जहाँ पर इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इतने ताकतवर होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी। मगर अपनी ये बातें यहीं पे खत्म करके ये फिर से अटैक करने के लिए आ चुके हैं मगर इस बार और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस का बड़ा भाई है इनके खिलाफ। इसी वजह से ये फिर से यहाँ पर वहाँ से भाग के चले आते हैं। एक और बार ये अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए आ चुके हैं जहाँ पर इनके सामने बहुत से सोल्जर्स है और इस बार और कोई नहीं बल्कि सैंगन का बड़ा भाई है इनके खिलाफ। इसी वजह से ये फिर से भाग जाते हैं।
अब ये तीनों ही अपने बड़े भाई से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये काफी ज्यादा निराश हो चुके हैं, मगर प्रिंसेस एंड मैरियान को एक एक करके कौन समझाता है कि उन्हें कैसे भी करके इस मैच को जीतना ही पड़ेगा ताकि इस दुनिया को बचाया जा सके। और फिर कौन किसी तरह से सेंगन को भी समझा लेता है ताकि फाइट वो कर सके। दूसरी तरफ बोथ प्रिंसेस के कैसल में एंड उसके फियोंसे के कैसल में उल्गा सोलिटरी के लोग आते हैं, यह कहते हुए कि हम आप दोनों का ही सपोर्ट करेंगे, यानी कि इन दोनों क्लैंस को ही खत्म करना चाहते हैं उल्गा सोलिटरी के लोग। एंड इनके प्लान में रुकावट एक्सियन बन रहे हैं, यानी कि कौन एंड उसकी टीम। और हम कौन एंड उसकी टीम को देखते हैं जो कि खा रहे हैं ताकि वो अपनी पावर्स को रिकवर कर सके। अब कौन ने फैसला कर लिया है कि उन्हें कैसे भी करके इस वॉर को रोकना पड़ेगा। इस बात को एक छोटी सी बच्ची सुन लेती है, इसलिए वो फ्लावर दे के चली जाती है। खाना खाने के बाद आगे चलते हुए कौन गिर जाता है, साथ ही उसके आगे से एक बिल्ली भी रास्ता काटती है उसका। मगर सेंगन एंड बाकी लोग ये बताते हैं कि इस वर्ल्ड में कैट का गुजारना एंड कैट के साथ रहना एक गुड लक माना जाता है, ना कि कोई बैड लक। एंड डॉग बैड लक होता है, मगर इस बात को कौन नहीं मानता है। तो सेंगन उसे कहानी भी सुनाता है जिस कहानी को कौन नहीं सुनता है, मगर उसका सर फटने से बचता है, यानी कि डॉग का होना बैड लक ही होता है। अब ये बैड लक खत्म हुआ है या नहीं हुआ है इसका हमें नहीं पता है, मगर कौन की जान फिर से बचती है। यहाँ तक कि उसे एक स्पाइडर भी काट लेता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। फिर कहीं पे एरिक अपने सुपीरियर से बात करने के लिए आया है। उसे पहली बार में बात नहीं करने दिया जाता है, मगर फोर्स करने पे वो बात करता है। एरिक इस वॉर को रोकना चाहता है, मगर उसके सुपीरियर मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि हम जब तक तुम्हें ऑर्डर ना दे तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगे। इसके वजह से एरिक बाहर आता है तो वो वेरिएशन को बुरी हालत में पाता है। उसकी यह हालत किसी ने की है, मगर किसने ये उसे नहीं पता है। हालांकि उसे इतना पता है कि वो कोई हाइपेरियर नहीं है। वेरिएशन ये बताता है कि उनके सुपीरियर का रोल इस वर्ल्ड को बचाना नहीं बल्कि खत्म करना है। फिर वो बेहोश हो जाता है, मगर उसे गुत्सव आके ठीक करता है। इन्हें गुत्सव पर कुछ शक होता है, इन्हें कुछ अजीब लगता है, इसलिए ये पूछते हैं कि गुत्सव तुम इससे पहले क्या कर रहे थे, हमें बताओ। गुत्सव ये बताना नहीं चाहता था, मगर केटी ये बता देता है कि वो अपने परिवार से मिलने के लिए लॉयर से मिल रहा है ताकि वो अपने बेटे से मिल सके। हमें साथ ही ये भी पता चलता है कि केटी एक लड़की ही है जो कि अपने जेंडर को छुपा रही थी ताकि उसे इनकॉग्निटो में रखा जाए। इस राज को जानकर एरिक परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उसके साथ काफी क्लोज रह चुका है। दूसरी तरफ कौन के विश को फ्लोरा पूरा करने वाली है, मगर ये सपना होता है। असल में वो कौन को ठीक कर रही थी। फिर कौन बाहर आता है और उसके बैड लक को दूर करने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया है, जहाँ पर प्लान को फॉलो करते हुए एक पोर्ट के अंदर कौन आ चुका है जहाँ पे पानी है। उस पानी को गर्म किया जाता है, कौन एंजॉय करता है, मगर पानी थोड़ी देर में ही बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। अब इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए कौन को इस पोर्ट को गिराना पड़ेगा ताकि फायर पानी से बुझ सके। कौन कर रहा है ऐसा, इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए ही फ्लोरा आके कौन को बचाती है। फिर फ्लोरा को कौन अपना एक इक्विपमेंट देता है, कहते हुए कि उसके पास कोई प्लान है। बैटल फील्ड में नवाको वर्सेस किंग का बैटल शुरू होने वाला है, यानी कि वॉर, एंड उसे रोकने के लिए ये सभी ही आगे बढ़ रहे हैं। कौन दौड़ने की वजह से थोड़ी देर में ही थक जाता है, जिसकी वजह से वो यहीं पे इनसे बहस कर रहा है। अब इनकी बहस हो ही रही थी कि तभी यहाँ पर एक और पर्सन चला आता है अपनी टीम के साथ, और इस बंदे के पीछे जितने भी लोग हैं वो सभी ही आर्टिफिशियली यानी कि मैन मेड हाइपेरियन है, जिन्हें इन्होंने अपना नाम दिया है जो कि उलबेरियन है। सभी ही उलबेरियन नॉर्मल लोग ही हैं, मगर एक्सपेरिमेंट करने की वजह से इन पे ये पागल हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनके पास अब एक हाइपेरियन की पावर्स हैं। अब इन सभी ही उलबेरियन को खत्म करने के लिए हमारी टीम अपने अपने पावर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा सा धमाका होता है। एंड नाबको भी अपने नए एरा को शुरू करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर बैटल करते वक्त कौन ये समझ चुका है कि ये इन्हें खत्म करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये सभी ही इनका टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं। अब इस वॉर से किसका फायदा है, प्रिंसेस पूछती है तो ये पर्सन बताता है कि एरिक के सुपीरियर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका फायदा है, क्योंकि जुगलबर्ग एंड प्रिंसेस के पापा फाइट करने के बाद काफी कमजोर हो चुके होंगे, जिसका वजह से उन सुपीरियर्स को आसानी होगी वर्ल्ड पे रूल करने के लिए। अब इन लोगों के साथ इनके बाकी लोग भी चले आते हैं कौन पे अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। कौन लेट हो रहा है, मगर इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर एरिक एंड उसकी टीम चले आते हैं। एरिक बताता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो अपने इस वर्ल्ड को बचाने के लिए अपना काम करेगा, जिसकी वजह से ही वो अटैक करने का कहता है सभी से। इनकी लड़ाई हो रही है, एरिक आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर मैरियन आंख मारती है, और शायद इसी वजह से ही एरिक अपना पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। ये फिर आते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं एंड रवाना हो जाते हैं वॉर को रोकने के लिए एक साथ। बैटल फील्ड में ये सभी अटैक करने के लिए रेडी हो चुके हैं, और नवा को अटैक करने का ऑर्डर भी दे देता है। फिर सभी को रोकने के लिए ही पीस का लेक्चर और एक तरह से भाषण देने लगता है कौन, वो भी अपने ही आर्मर गियर का यूज करके। इनके इस स्पीच को सुनकर सोल्जर्स इन पर ही अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर प्रिंसेस अटैक करके सभी को आसानी से खत्म करती है। अब इस शांति भरे प्रस्ताव को मानने के लिए नवा को रेडी नहीं है। वो ये बताता है कि अगर तुम एक हाइपेरियर हो तो हमें एक मिरेकल दिखाओ। इसी वजह से ही
भाषण देते हुए कौन एक म्यूजिक बजाता है और फिर वहाँ पर ओलिविडिया चला आता है जिसे कंट्रोल एक गेम पैड से फ्लोरा कर रही है। इसी वजह से ही सोल्जर्स को लगता है कि वो गॉड से नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए वो यहाँ से भागने लगते हैं और प्रिंसेस के सोल्जर्स भी यहाँ से चले जाते हैं। अब इस वॉर को पूरी तरह से खत्म करके इस नेशन को एक साथ लाने के लिए एरिक ने कुछ फैसला किया है। वो ये बताता है कि वो अपने सुपीरियर से लड़ेगा, मगर इनके सुपीरियर्स को भी सभी ही बातों का पता चल चुका है जिनके पास एक अनोखा हथियार है जो कि वो यूज करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है साइज में एंड थोड़ा सा अजीब भी। और वो मॉन्स्टर ओलिविडिया का हवा निकाल के उसे दूर कर देता है। ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके वियर्ड अटैक्स भी काफी डैमेज करते हैं। मदद के लिए कौन फ्लोरा से कहता है मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती है। मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एरिक अपने टीम के साथ तैयार होता है, मगर कौन ये बताता है कि तुम्हें सही में लगता है कि क्या हम उस बड़े से मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। मगर एरिक ये बताता है कि वो भी कोई नॉर्मल लोग नहीं बल्कि हाइपेरियन है, इसी वजह से वो हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर सभी अपने अपने पावर का यूज करके आगे बढ़ने लगते हैं और सभी भी अटैक भी करते हैं, मगर कौन अभी कुछ नहीं कर रहा है। ये सभी अपने अटैक्स का नाम लेते हैं, बहुत ही ज्यादा मैसिव अमाउंट में अटैक करते हैं एक साथ, मगर इससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। और जब वो मॉन्स्टर इनकी तरफ बढ़ता है तो ये सभी भागते हैं, मगर कौन वहीं पे है। अब फोरेजो यानी ये मॉन्स्टर तबाही मचा रहा है तो कौन गुस्सा होके इसे ये कहने लगता है कि फोरेजो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, यानी कि डांटने लगता है। कौन फोरेजो को इतना ज्यादा डांटता है, उसे इतना ज्यादा गालियां देता है जिसकी वजह से वो भी परेशान है। एंड कौन की इन डांटों को सुन के अपनी गलतियों का एहसास करके फोरेजो माफी भी मांगता है, मगर कौन ये बताता है कि ये काफी नहीं है। तो फोरेजो पूछता है तो मुझे क्या करना चाहिए, और फिर कौन सवारी करके उसे यहाँ से ले जाता है। अब कौन फ्रोजो के साथ सभी बुरे बुरे लोगों के बुरे बुरे कामों को खत्म कर रहा है, तो वहीं पर फ्लोरा उसकी तारीफें कर रही है, कहते हुए कि कौन ने अपने रियल एबिलिटी का अभी तक यूज भी नहीं किया है, वो भी एक भी बार। और फिर कौन अपना काम खत्म करके यहाँ चला आता है और इस तरह से इस वर्ल्ड में शांति कायम होती है। फिर हम एरिक के सुपीरियर्स को देखते हैं जो कि अब एरिक के सुपीरियर्स नहीं है, इसलिए ये यहाँ से भाग रहे हैं, मगर अपने सुपीरियर्स को सजा देने के लिए एरिक यहाँ आ चुका है जो कि अब उनका सुपीरियर नहीं है। इसी वजह से ही वो बाकी लोगों को खत्म करता है, साथ ही अटैक करने के लिए भी आगे बढ़ता है। अटैक करने से पहले ही वो सुपीरियर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि सभी लोग खुश है क्योंकि अब वर्ल्ड बच चुका है और नाबुको ने अपने पोते को अपना राज शासन दिया है और बुढ़े लोग पकड़े जा चुके हैं और अभी उल्बरियन खेती कर रहे हैं। फ्रोज भी यहाँ से समुद्र में निकल जाता है, मगर अब रीमैच करने के लिए एरिक यहाँ पे आ चुका है। उसकी बातों को कौन शुरू में नहीं मानता है, मगर एरिक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है अपने सभी टीममेट्स के साथ। ये सभी एक एक करके अपने अटैक्स को अंजाम दे रहे हैं। तो कौन पेड़ को फेंक कर एरिक को दूर करना चाहता है, मगर उससे वेरिएशन बचाता है, जिसकी वजह से अब ये दोनों ही लड़ने वाले हैं। इनके अटैक्स टकराते हैं। एरिक अभी लीड में है, जिसकी वजह से कौन का हथियार दूर हो जाता है। वो उस पर अटैक करता है, मगर उसे रोक चुकी है मैरियान। अब मैरियान के पूछने के बाद एरिक ये बताता है कि उसके पास कोई गोटी नहीं है, मगर मैरियान ये बताती है कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें अपना गोटी दूंगी, क्योंकि उसे लड़की बनी है एंड गोटियों का ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ऐसा कंफर्म करती है फ्लोरा। एंड फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन का खेल शुरू होता है। एंड इस खेल में हम देख पाते हैं कि दो गोटी बाहर निकलते हैं मैरियान की बॉडी से एंड वो चले जाते हैं एरिक की बॉडी में। और उससे आके कौन ये बताता है कि अब जबकि तुम्हारे गोटी मिल चुका है तो तुम मुझे उससे फाइट नहीं कर सकते हो, बात सही है ना। एरिक भी हाँ कहता है। एंड अब कौन डीटी नहीं है, यानी कि वर्जिन नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई है। मनाने लगता है फ्लोरा को कि उसे उसकी वर्जिनिटी लूज करना है, मगर फ्लोरा बताती है कि यहाँ नहीं, तुम्हारे रूम में। इसी वजह से कौन मान जाता है, मगर फ्लोरा चुपके में ये बताती है कि इक्सियोन यानी कि वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास वो शायद से है ही नहीं। कौन यहाँ से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी लोग कौन को यहाँ पर ले आते हैं और प्रिंसेस रोने लगती है क्योंकि अब गुड बाय कहने का वक्त आ चुका है, मगर वो पीट देती है कौन को। हालांकि प्रिंसेस रो रही है, साथ ही वो गाल भी लाल करती है कौन को, मगर अब भी प्रिंसेस ही रो रही है। कौन फिर प्रिंसेस को एक अच्छी वुमेन बनने का कहकर और बाकी लोगों से गुड बाय कहकर, साथ ही एरिक से इस वर्ल्ड का ख्याल रखने का कहकर गायब हो जाता है। कौन यहाँ पे सोकर उड़ता है तो उसे लगता है कि वो सभी सपना होता है। साथ ही वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ये भी देखता है कि उसे कोई माफी मांग रही है, मगर कौन नोटिस करता है कि उसका गाल लाल है, यानी कि वो सब सपना नहीं था। कौन ये महसूस करके मुस्कुराता है, फिर यहाँ से निकल जाता है। एंड सो एपिसोड कहानी खत्म। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है, जिसे बनाने में मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। होपफुली तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करो, एक कमेंट करो कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा है। हो सकता है कि अब से वीडियोस थोड़ी सी लेट आए, मगर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस फ्रीक्वेंटली अपलोड कर पाऊँ। बाकी बात मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड हाँ प्लीज़ मेरी बाकी वीडियोस को जाकर देखो, वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। बाय।